Today's topic is ARDS, that is acute respiratory distress syndrome, also called shock lung syndrome, stiff lung disease, hyaline membrane disease, non-cardiogenic pulmonary edema and diffuse alveolar damage. ये इसके इतने सारे नाम हैं, हर एक नाम को याद रखना है। एग्ज़ाम में किसी भी नाम से आ सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली इसे ARDS दैट इज़ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहा जाता है, लेकिन बाकी सब नाम भी याद रखना है। एक होता है RDS दैट इज़ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये मेनली इन्फेंट्स में देखा जाता है, जो प्री मेच्योर इन्फेंट्स होते हैं, जो 9 मंथ से पहले डिलीवर हो जाते हैं, 7 मंथ में डिलीवर हो जाते हैं, उनका लंग्स भी इमेच्योर होता है और लंग्स में सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए लंग्स कोलैप्स हो जाती है और बेबी की डेथ विद इन 30 मिनट्स और उससे कम टाइम में बेबी की डेथ हो जाती है। वो कंडीशन होती है RDS। लेकिन ARDS अलग है। ARDS बड़ों में देखा जाता है, इसमें भी सर्फेक्टेंट नहीं बनता है और लंग्स रेस्पिरेटरी फेलियर में जाता है और लंग्स में कोलैप्स होकर पेशेंट की डेथ हो जाती है। लेकिन ARDS में विद इन 7 डेज का टाइम होता है, उस बीच में पेशेंट की डेथ होती है। लेकिन RDS में जो इन्फेंट होता है उसमें 30 मिनट्स के अंदर ही डेथ हो जाती है और उससे कम टाइम में भी डेथ हो जाती है। RDS बच्चों में देखा जाता है, ARDS बड़ों की डिजीज़ है। RDS में विद इन 30 मिनट्स डेथ होती है, ARDS में विद इन 7 डेज का टाइम होता है, उस टाइम के अंदर पेशेंट की डेथ होती है। RDS में कंफ्यूज नहीं होना है, RDS अलग है, ARDS अलग है। ARDS टॉपिक में हम डेफिनेशन, कॉजेस, पैथोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं कि ARDS में एक्चुअली होता क्या है। ARDS में लंग्स में इंजरी हो जाती है या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से लंग्स में इंजरी हो जाती है, उसके बाद लंग्स में सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं होता है और जो अल्वेओलाई होती है लंग्स में, उसमें फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होने लगता है और सर्फेक्टेंट भी नहीं बनते और फिर लंग्स रेस्पिरेटरी फेलियर में जाकर कोलैप्स होकर पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब डेफिनेशन समझते हैं। कंडीशन इन विच fluid collects in the air sac of the lung, depriving organs of the oxygen gaseous exchange between alveoli and capillary cannot occur, so partial pressure of oxygen decreases। ये एक कंडीशन है जिसमें फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है। कहाँ? एयर सैक में। एयर सैक मतलब अल्वेओलाई। अल्वेओलाई के अंदर क्या हो जाता है? फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है? ऑर्गन्स में ऑक्सीजन का डेप्रीवेशन हो जाता है, मीन्स ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि अल्वेओलाई और कैपिलरी के ही तो लेवल पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसियस एक्सचेंज होता है। जब अल्वेओलाई में पूरा फ्लूइड का अक्यूमुलेशन है तो ऑब्वियसली गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगा और उसके जैसे जो ऑर्गन्स है उसमें ऑक्सीजन कम मिलेगा और गैसियस एक्सचेंज अल्वेओलाई और कैपिलरी के लेवल पे नहीं होता है, कैन नॉट अकर। ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाएगा आर्टरीज में। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मीन्स आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखते हैं FiO2 दैट इज़ फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। जो नॉर्मली हम एयर को इंस्पायर्ड करते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होता है। FiO2 कितना होता है? 0.20। FiO2 का वैल्यू कितना है? 0.20, क्योंकि हम जो एनवायरनमेंट से एयर लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 0.20 निकल कर आती है। FiO2 फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। इसमें हम रिपोर्ट जब कराते हैं तो हम इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और FiO2 दैट इज़ फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन का रेशियो देखते हैं। अगर रिपोर्ट में इन दोनों का रेशियो लेस दैन इक्वल टू 200 है तो वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट ARDS का है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का है। रिपोर्ट में अगर हमें PaO2 बाय FiO2 दैट इज़ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बाय फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन का रेशियो विद इन और लेस दैन इक्वल टू 200 है तो वो इंडिकेट कर रहा है ARDS। और अगर इसी का रेशियो विद इन और लेस दैन इक्वल टू 300 है तो मीन्स ALI दैट इज़ एक्यूट लंग इंजरी हुई है पेशेंट को। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉजेस। अल्वेओलर इंजरी में डायरेक्ट लंग को इंजरी हो सकती है या फिर इनडायरेक्टली लंग्स में इंजरी हो सकती है। निमोनिया
अगर वायरल निमोनिया पेशेंट को है और उसके विदिन 7 डेज पेशेंट की डेथ हो गई है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट ARDS का है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की कंडीशन पेशेंट में हुई थी। वायरल निमोनिया इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है गैस्ट्रिक एस्पायरेशन। अगर एस्पायरेशन मीन्स किसी चीज़ को एस्पायर कर लेना, अंदर लेना। एक होता है एयर पाइप, एक होता है फूड पाइप। फूड पाइप हमारा क्या है, ईसोफेगस। एयर पाइप क्या है, ट्रकिया, लैरिंग्स, वो सब। अगर फूड पाइप से हम गैस्ट्रिक कंटेंट या फिर कोई ड्रिंक्स ले रहे हैं और वो गलती से अगर एयर पाइप में चले जाए, एस्पायरेट हो जाए और फिर वो लंग्स में जाकर इंजरी कॉज करे, तो फिर ARDS की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो गैस्ट्रिक एस्पायरेशन भी एक कॉज है। टॉक्सिक गैस इन्हेलेशन की वजह से भी लंग्स में इंजरी हो सकती है और ARDS की कंडीशन डेवलप हो सकती है। वास्कुलाइटिस की वजह से और कंट्यूजन या कोई ट्रॉमा या फिर कोई इंजरी डायरेक्ट, अगर लंग्स में कोई कंट्यूजन की इंजरी हो जाए या फिर कोई ट्रॉमा हो जाए तो भी वो ARDS की कंडीशन को डेवलप कर सकती है। इनडायरेक्ट में शॉक, अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो गया है, सेप्टिसेमिया की कंडीशन हो गई और पेशेंट अगर शॉक में चला गया है तो भी ARDS की कंडीशन डेवलप हो सकती है। सेप्टिसीमिया, सडन हेमोरेज, पैंक्रेटाइटिस, मलेरिया, बर्न, फैट एम्बोलिज्म, ये सब की वजह से भी ARDS का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये इनडायरेक्ट कॉजेज हो गए। फिर पैथोजेनेसिस बहुत ईजी है। लंग्स में इन जनरल मैं बता देती हूँ। ये होता है अल्वेओलाई के अंदर टाइप 1 नीमोसाइट, टाइप 2 नीमोसाइट और बहुत सारी एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है। ये हेल्दी अल्वेओलाई होता है और यही टाइप 1, टाइप 2 नीमोसाइट और एंडोथेलियल सेल्स क्या बनाते हैं, सर्फेक्टेंट बनाते हैं। सर्फेक्टेंट एक टाइप का फ्लूइड होता है जो लंग्स में लुब्रिकेशन का काम करता है, कि जब लंग्स एक्सपांड हो तो वो लुब्रिकेशन का काम करता है कि लंग्स में फ्रिक्शन ना आए, लंग्स एक दूसरे से घिस कर लंग्स कोलैप्स ना हो, चेस्ट वॉल से लंग्स घिस कर कोलैप्स ना हो, फ्रिक्शन को अवॉइड करता है। जो सर्फेक्टेंट जो फ्लूइड होता है जो बनता है, और वो जो सर्फेक्टेंट होता है उसे टाइप 1 नीमोसाइट सेल, टाइप 2 नीमोसाइट सेल, एंडोथेलियल सेल्स, अल्वेओलाई में जो सेल्स प्रेजेंट होती है वही बनाती है। लेकिन ARDS की कंडीशन में क्या होता है, लंग्स में किसी तरह की ट्रॉमा की कंडीशन हो जाती है, इंजरी की कंडीशन हो जाती है। तो जब इंजरी होता है लंग्स में तब क्या होता है, जो अल्वेओलाई के अंदर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, रेजिडुअल मैक्रोफेजेस, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ये जो मैक्रोफेज है, जो अल्वेओलाई के अंदर रेजिडुअल मैक्रोफेज है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो एक्टिवेट होने के बाद क्या करते हैं, वो इंटरल्यूकिन 8 को रिलीज़ करते हैं। फिर इंटरल्यूकिन 8 कहाँ जाता है, अल्वेओलाई के इधर क्या होती है, कैपिलरी प्रेजेंट होती है। तो जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस ने इंटरल्यूकिन 8 को रिलीज़ किया है वो कैपिलरी के अंदर चला जाता है। अब वो कैपिलरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड फ्लो होता है, ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल फ्लो होते रहते हैं। तो जो इंटरल्यूकिन 8 है, जो ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल फ्लो हो रहा है उसे एक्टिवेट कर देता है। फिर न्यूट्रोफिल क्या करता है, एक्टिवेट होने के बाद अल्वेओलाई मैक्रोफेजेस के अंदर एंट्री कर लेता है। अब जो न्यूट्रोफिल आया है, अगेन जो मैक्रोफेज है वो अगेन न्यूट्रोफिल को और एक्टिवेट कर देता है। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स और बहुत सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर, कीमोकाइंस, कीमो अट्रैक्टेंट को रिलीज़ करके जो न्यूट्रोफिल कैपिलरी से आया है उसको फर्दर एक्टिवेट कर देता है। तो फिर न्यूट्रोफिल क्या करता है, ये जो टाइप 1 नीमोसाइट, टाइप 2 नीमोसाइट, एंडोथेलियल सेल्स हैं, इनको डैमेज करने लगता है। अल्वेओलर की जो सेल्स हैं, टाइप 1 नीमोसाइट, टाइप 2 नीमोसाइट, उनको डैमेज करने लगता है। फिर वो सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं और फिर लंग्स में रेस्पिरेटरी फेलियर होता है और लंग्स कोलैप्स हो जाती है। सो अब इसको थियरी में देखते हैं। पैथोजेनेसिस से लंग्स में किसी तरह की इंजरी हुई, फिर कीमोटैक्टिक एजेंट बना, वो अल्वेओलाई में क्या सिक्रीट करेगा, जो कीमोटैक्टिक एजेंट क्या है, मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हुए। मैक्रोफेजेस में जो क्या रिलीज़ हुआ, इंटरल्यूकिन 8। इंटरल्यूकिन 8 क्या अट्रैक्ट करेगा, न्यूट्रोफिल को कहाँ से अट्रैक्ट करेगा, ब्लड वेसल्स दैट इज़ कैपिलरी से न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करेगा, अल्वेओलाई में ले आएगा अट्रैक्ट करके मैक्रोफेजेस। फिर इंटरल्यूकिन 8 क्या बनाएगा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, और वो जो न्यूट्रोफिल आया है मैक्रोफेजेस उसे एक्टिवेट कर देगा। मैक्रोफेजेस ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा बनाकर न्यूट्रोफिल को फर्दर एक्टिवेट कर देगा। फिर न्यूट्रोफिल क्या रिलीज़ करेंगे, ल्यूकोट्राइन्स, और वो क्या करेगा, टाइप 1 टाइप 2 नीमोसाइट्स और जो अल्वेओलर की एंडोथेलियम और एपिथेलियम है
उसे डैमेज कर देगा। और क्या फॉर्मेशन होएगा, सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन रिड्यूस हो जाएगा, लंग्स में सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोलैप्स की कंडीशन डेवलप होगी। क्योंकि जब सर्फेक्टेंट कम रहेगा तो फ्रिक्शन होएगा लंग्स में, और फ्रिक्शन होएगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोलैप्स की कंडीशन डेवलप होगी और रेस्पिरेटरी फेलियर होकर पेशेंट की डेथ हो जाएगी विद इन 7 डेज इंजरी की वजह से। और दूसरा में क्या देख लेते हैं, अल्वेोलर इंजरी होने की वजह से परमेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। जो अल्वेोलाई है और ये कैपिलरी है, यहाँ होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कुछ अमाउंट में ही कुछ सिलेक्टेड चीज़ को ही ट्रांसफ़र करती है, लेकिन जब इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी तो यहाँ से कैपिलरी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड कहाँ जाने लगेगा, लंग्स के इंटरस्टिशियम में। लाइक ये अल्वेोलाई है और ये कैपिलरी है, ये क्या हो गई इंटरस्टिशियम लंग्स का, ये हो गया पार्ट इंटरस्टिशियम पार्ट। तो जब वस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, परमेबिलिटी मीन्स ज़्यादा ही वेसल से ब्लड और सब प्रोटीन और फाइब्रिन सब बाहर आने लगेगा, तो उसे कहते हैं परमेबिलिटी बढ़ जाना, कि मतलब ज़्यादा ही अमाउंट से प्रोटीन्स और सब मैटर जो है कैपिलरी या वेसल से बाहर आ रहे हैं, इंक्रीज्ड परमेबिलिटी हो रही है। तो जब परमेबिलिटी बढ़ जाएगी तो जो कैपिलरी है वहाँ से ज़्यादा ही प्रोटीन बाहर आकर कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा, इंटरस्टिशियम्स ऑफ द लंग्स। ये जो अल्वेोलाई और कैपिलरी के बीच का एरिया है इसे कहते हैं इंटरस्टिशियम। तो यहाँ इंटरस्टिशियम में बहुत ज़्यादा परमेबिलिटी की वजह से फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होने लगा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। यहाँ फ्लूइड जमा होने लगेगा तो क्या फॉर्मेशन होएगा, एडिमा की कंडीशन डेवलप होगी, क्योंकि कैपिलरी से पूरा फ्लूइड पूरा प्रोटीन बाहर आकर इंटरस्टिशियम में जमा हो रहा है, तो एडिमा की कंडीशन डेवलप हो रही है। उसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी एडिमा, क्योंकि लंग्स के इंटरस्टिशियम में फ्लूइड सब जमा हो रहा है, इसलिए उसे क्या कह रहे हैं, पल्मोनरी एडिमा। लेकिन इसका कार्डियोजेनिक का कोई कॉज नहीं है। मीन्स जब पल्मोनरी एडिमा होता है तो मेनली हम क्या सोचते हैं, हार्ट की वजह से हो रहा है, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होने की वजह से हो रहा है, लेकिन यहाँ हार्ट का कोई रोल नहीं है। हार्ट की वजह से पल्मोनरी एडिमा नहीं हो रहा है, लंग्स की वजह से ही हो रहा है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। जो हमने देखा था इसका दूसरा नाम नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। तब परमेबिलिटी बढ़ गई, उसके बाद क्या हो जाएगा, जो वेसल से लीक होकर कहाँ चला जाएगा पूरा फ्लूइड, इंटरस्टिशियम ऑफ लंग्स, और वहाँ क्या जमा हो जाएगा, अगर फ्लूइड जमा हो गया इंटरस्टिशियम ऑफ लंग्स में तो उसी को क्या कहते हैं, एक्सुडेट इन द इंटरस्टिशियम ऑफ द लंग्स। लंग्स के इंटरस्टिशियम में एक्सुडेट का कलेक्शन हो गया क्योंकि फ्लूइड जमा हो गई। तो अब इमेज के थ्रू समझ लेते हैं, ये साइड का ये एक लाइन हो गई, इस साइड का नॉर्मल अल्वेोलाई हो गया और ये डिजीज अल्वेोलाई हो गया। तो पहले नॉर्मल अल्वेोलाई समझ लेते हैं। ये हो गई ब्रोंकियल एपिथेलियम, ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो गया अल्वेोलर का मैक्रोफेजेस, जो अल्वेोलाई के अंदर मैक्रोफेजेस पड़े हैं, रेजिडुअल मैक्रोफेजेस, ये हो गई सर्फेक्टेंट लेयर, और ये हो गई टाइप 1 नीमोसाइट सेल, और ये हो गई टाइप 2 नीमोसाइट सेल। ये हमने देख लिया एक हेल्दी अल्वेोलर। अब हम डिजीज़ कंडीशन में देखते हैं क्या होता है। लंग्स में किसी भी तरह की इंजरी हुई, ट्रॉमा हुआ, तो सबसे पहले क्या होएगा, ये जो मैक्रोफेजेस हैं, ये जो अल्वेोलर मैक्रोफेजेस हैं, ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होकर क्या रिलीज़ करेंगे, इंटरल्यूकिन 8। वो इंटरल्यूकिन 8 कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियम से डायरेक्ट, ये कैपिलरी हो गई, ये अल्वेोलाई हो गया, तो ये क्या हो गई, कैपिलरी। जो मैक्रोफेजेस ने एक्टिवेट होकर इंटरल्यूकिन 8 रिलीज़ किया, वो इंटरल्यूकिन 8 ब्लड के कैपिलरीज में चला जाएगा। अब ब्लड में क्या होता है, न्यूट्रोफिल, वो न्यूट्रोफिल को एक्टिवेट करेगा इंटरल्यूकिन 8, और न्यूट्रोफिल आएंगे अगेन अल्वेोलाई में। अब फिर जो न्यूट्रोफिल आए हैं, ये जो सर्कल में एन बना है वो हो गया न्यूट्रोफिल। वो न्यूट्रोफिल को कौन एक्टिवेट करेगा, फर्दर वापस मैक्रोफेजेस इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा रिलीज कर न्यूट्रोफिल को एक्टिवेट करे, और फिर न्यूट्रोफिल ल्यूकोट्राइन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर और प्रोटीएस को रिलीज़ कर ये जो सेल्स हैं टाइप 1 नीमोसाइट, टाइप 2 नीमोसाइट, इसमें नेक्रोसिस लाएगा, मीन्स उसमें डेथ आएगा, डेथ टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। तो वो सब जब डेथ हो जाएंगे, टाइप 1 नीमोसाइट, एंडोथेलियम, एपिथेलियम, जो भी अल्वेोलर की हेल्दी सेल्स है वो सब डेथ हो जाएगी, उसमें नेक्रोसिस हो जाएगा, तो सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा, फ्लूइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब फ्लूइड नहीं बनेगा तो लंग्स कोलैप्स हो जाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर में जाएगा, और लंग्स एक दूसरे से कोलैप्स होकर पेशेंट की विद इन 7 डेज डेथ हो जाएगी। तो अब इसको डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। ये अगेन लाइनिंग हो गई, एक साइड की हेल्दी अल्वेोलाई हो गई और एक साइड की डिजीज्ड वाली अल्वेोलाई हो गई। ये हो गए ब्रोंकियल की एपिथेलियम, ये हो गया टाइप 1 नीमोसाइट सेल, ये जो है ये क्या है, अल्वेोलर मैक्रोफेजेस, ये हो गई टाइप 2 नीमोसाइट सेल, और ये एक हेल्दी अल्वेोलस हो गई। अब डिजीज़ वाली भी देख लेते हैं क्या होता है पैथोजेनेसिस में।
कोई भी इंजरी या ट्रॉमा की वजह से जो अल्वेलर मैक्रोफेजेस हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। ये अल्वेलर मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होकर क्या रिलीज़ करेगा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 8। और वो जो रिलीज़ किया है वो कहाँ जाएगा, कैपिलरी में। कैपिलरी में क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड। ब्लड के अंदर क्या है, न्यूट्रोफिल। वो क्या करेगा, इंटरल्यूकिन 8 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर न्यूट्रोफिल को एक्टिवेट कर देगा। अब ये न्यूट्रोफिल एक्टिवेट होकर कहाँ जा रहा है, अल्वेलाई के अंदर। ये हो गया न्यूट्रोफिल। अब न्यूट्रोफिल को फर्दर वही मैक्रोफेजेस वापस एक्टिवेट करेगा, क्या रिलीज कर इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ये रिलीज करके न्यूट्रोफिल एक्टिवेट हो गया। अब न्यूट्रोफिल ने क्या रिलीज किया, प्रोटीएज, ल्यूकोट्राइन्स एंड द प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। और ये जो 3 रिलीज हुए हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, ये क्या करेंगे, ये जो सेल्स हैं, हेल्दी सेल्स है अल्वेलाई की, डेट इज ब्रोंकियल एपिथेलियम, टाइप 1 नीमोसाइट, टाइप 2 नीमोसाइट, इसमें नेक्रोसिस लाएंगे, इनका डिस्ट्रक्शन करेंगे, इनमें डेथ होगा और उसकी वजह से सरफेक्टेंट नहीं बनेगा। तो ये ब्रोंकियल एपिथेलियम में स्लफन कर देंगे इसको। नेक्रोसिस किस में कर देंगे, टाइप 1 सेल्स में। और दूसरा क्या होगा, इंक्रीज्ड वास्कुलर परमेबिलिटी, जो वेसल्स है यहाँ से परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, यहाँ से ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन और फ्लूइड कहाँ आके जमा होने लगेगा, लंग्स के इंटरस्टिशियम में। ये वाला पार्ट क्या है, लंग्स का इंटरस्टिशियम। तो यहाँ ज़्यादा होगा, एडिमा का फॉर्मेशन होगा, पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन डेवलप होगी। तो इसकी पैथोजेनेसिस बहुत ईजी है। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी, नेक्रोटिक स्ट्रक्चर्स। हमें जब मॉर्फोलॉजी में देखेंगे तो लंग्स में नेक्रोटिक स्ट्रक्चर, जगह जगह पे हमें नेक्रोसिस देखने मिलेगी, डेथ टिश्यू देखने मिलेंगे, हेमोरेज देखने मिलेगा क्योंकि कैपिलरी भी रप्चर हो सकती है। लंग्स ज़्यादा डार्क दिखेगा। इंटरस्टिशियम में एडिमा दिखेगा, जो अल्वेलाई और कैपिलरी के बीच का जो इंटरस्टिशियम पार्ट है, यहाँ फ्लूइड के एक्यूमुलेशन की वजह से हमें एडिमा देखने मिलेगा। हाइलाइन मेम्ब्रेन डिपोजिशन, यहाँ क्या होता है, जो अल्वेलाई है इसकी वजह से यहाँ हाइलाइन का डिपोजिशन, हाइलाइन मेम्ब्रेन एक पिंक कलर की लेयर होती है, अल्वेलाई की इनर लाइनिंग में हाइलाइन मेम्ब्रेन का डिपोजिशन होने लगेगा। हाइलाइन मेम्ब्रेन पिंक कलर की होती है और इसमें स्टिफनेस आएगा। जब यहाँ मेम्ब्रेन का डिपोजिशन हो जाएगा तो अल्वेलाई की इलास्टिसिटी भी कम हो जाएगी, अल्वेलाई स्टिफ हो जाएगा, एक्सपांड नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से चेस्ट का एक्सपांशन भी हमें कम देखने मिलेगा। हाइलाइन मेम्ब्रेन डिपोजिशन की वजह से ही इसका दूसरा नाम क्या है, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़। टाइप 2 नीमोसाइट हमें सेल्स जो दिखेंगे मॉर्फोलॉजी में वो उसमें डैमेज देखने मिलेगा। क्लिनिकल फीचर्स, शैलो एंड फास्ट ब्रीदिंग, टैकिप्निया, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ हो, ऑब्वियसली टैकिप्निया की कंडीशन डेवलप होगी। हाइपोक्सिया की होगा क्योंकि अल्वेलस के अंदर पूरा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया और कैपिलरी और अल्वेलाई के लेवल पे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, तो ऑक्सीजन कम हो गया है, इसलिए हमें हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप होगी। हाइपोकैप्निया, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो जाएगा। जब हाइपोक्सिया है और हाइपोकैप्निया मीन्स ऑक्सीजन भी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है, तो उस कंडीशन को कहते हैं टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर की भी मैंने लेक्चर बहुत अच्छे से बनाई हूँ, उसमें पूरे टाइप के टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 हर टाइप के रेस्पिरेटरी फेलियर का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में मेनली क्या होता है कि ऑक्सीजन भी कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो जाता है। तो ARDS कंडीशन में ऑक्सीजन भी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है, इसलिए इसमें ARDS वाले में टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर हमें देखने मिलेगा। चेस्ट जब हम ऑस्कल्टेट करेंगे और साइनोसिस देखने मिलेगी। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन, जब हम कराएंगे रिपोर्ट में तो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बाय फ्रिक्शन इंस्पायर्ड ऑक्सीजन का रेशियो लेस देन इक्वल टू 200 मिलेगा। चेस्ट एक्सरे में हमें बायलैटरल इन्फिल्ट्रेशन देखने मिलेगा। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर हमें लेस देन इक्वल टू 8 mm ऑफ Hg देखने मिलेगा। CT स्कैन कराएंगे। ट्रीटमेंट में हमें क्या कराना है, ICU, अगर पेशेंट बहुत सीरियस है, ऑक्सीजन बहुत कम है, तो हमें ICU का सपोर्ट भी देना पड़ता है। ट्रीट करना है कॉज, एंटीबायोटिक्स देना है, स्टेरॉइड देना है, और इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई रहती है वैसे।